आज हम लोग सीखेंगे क्रेमर रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्रेमर रूल से कैसे निकाल लेंगे। अभी तक हम लोग क्लास 10 में जो पढ़े हैं उसके अनुसार निकालना जानते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। जैसे क्लास 10 में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू माजी 5 दिया हुआ, 3x माइनस 2y इक्वल टू माजी 4 दिया हुआ। तो इनको सोल्व करके आप एक्स वाई निकालना सीखे हुए हैं। चाहे जैसे भी कई सारे मेथड पढ़े हुए हैं, जिसमें एक मेथड ये होता था कि मान लीजिए वाई एलिमिनेट करो, काट दो, तो फर्स्ट इंटू 2 प्लस सेकेंड गिव्स। तो फर्स्ट में 2 से इंटू 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, प्लस कर रहे हैं, कट गया, 7x इक्वल टू 14, x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू किसी भी एक में रख करके y भी हम लोग निकाल लेते थे। इतना हम लोग सीखे हुए, और भी बहुत सारे मेथड होते थे, लेकिन ये 2 वेरिएबल था। अब हम लोग को यहाँ मेन सिलेबस है 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन एक्स वाई जेड निकालना है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अभी 2 वेरिएबल था तो 2 इक्वेशन। अब 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो इक्वेशन भी 3 है। इनको सोल्व करके एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक तरीका वही है जो अभी दिखाया गया। जैसे y को जब काटा गया तो x निकल गया था, ऐसे ही यहाँ भी इनको आपस में ऐसा सोल्व करो कि कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए। x हटा लो, y हटा लो या z हटा लो, यानी उससे इस जैसा ला दो जो अभी दिखाया गया था। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि z हमको हटा लेना है, तो z हटाना है और z हटा के एक्स वाई में 2 इक्वेशन ला देना है। तो जैसे हमने इनसे z हटाना चाहा, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 3, z काटने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि z कटे। तो फर्स्ट उतार दो, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, सेकेंड में 3 से इंटू, तो 9x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 6। प्लस करना, तो प्लस करते समय ये कट गया, बच गया 10x प्लस 5y इक्वल टू 20। यहाँ से 5 कॉमन लेके काट दो, तो आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। 5 कॉमन लेके काट दे तो इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया। तो ये एक इक्वेशन एक्स वाई में आया। एक इक्वेशन एक्स वाई वाला और निकाल लो, जेड काट के जैसे निकालें यहाँ भी जेड काट लो। मान ली जाए सेकेंड इंटू 2 माइनस थर्ड गिव्स, तो यहाँ सेकेंड उतार दो, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, सॉरी इसमें इंटू करना है 2 से, तो ये हो गया आपका 6x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 4। और थर्ड को डायरेक्टली उतार दो, 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 2। माइनस करना है तो माइनस करना है, साइन चेंज कर दो, ये कट गया, बच गया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो अब 2 इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो इन 2 इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम 4 + 5 कर लें,
तो 4 प्लस 5 में y कट गया तो आ गया 6x इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 1 यहाँ रख करके y निकाल लो। तो देयरफॉर फ्रॉम 5 x का वैल्यू अगर 1 रख करके सोल्व करोगे तो y लगता है कि 2 आ रहा है, x आ गया y आ गया। इन दोनों को सोल्व करके क्लास 10 में जैसे बनाते थे वैसे सोल्व करके x y आ गया। अब एक बार जब आपका x y आ गया तो ये x y का वैल्यू जिसमें भी पसंद हो उसमें x y का वैल्यू रख दो, x y रख करके z निकाला जा सकता है। यहाँ x y रख दो, z आ जाएगा, यहाँ से भी z निकाला जा सकता है। तो ये हो गया वो मेथड जो क्लास 10 में हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर रख करके देखा जाए, अगर 1 2 मान लीजिए इसी में रख के देखो, x का वैल्यू 1 रखो तो 3, ये 2 रख देना है, माइनस z इक्वल टू 2 कट गया तो z का वैल्यू 3 आ गया। यानी आंसर इस क्वेश्चन का आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये हम लोग को आंसर आ गया 1 2 3। तो ये वो मेथड है जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर क्लास 12 के सिलेबस में इसको 2 मेथड से पढ़ना है। एक डिटर्मिनांट के अनुसार क्रेमर रूल, जिसको डिटर्मिनांट मेथड बोलते हैं या क्रेमर्स रूल बोलते हैं। एक मेथड ये होता है एक्स वाई जेड वैल्यू निकालने का, और वो जब पढ़ लेंगे तो एक और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस मेथड से भी एक्स वाई जेड निकालना होता है, और एग्ज़ाम के नज़रिए से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी न कभी डिटर्मिनांट मेथड से एग्ज़ाम में आ जाता है, कभी मैट्रिक्स मेथड से आ जाता है। तो एक तो क्लास 10 मेथड हो गया, एक आज हम लोग सीखेंगे अभी डिटर्मिनांट मेथड यानी क्रेमर्स रूल। बाद में मैट्रिक्स में एक और नए मेथड से सीखेंगे एक्स वाई जेड निकालना। तो डिटर्मिनांट मेथड से बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग को एक और रूल क्रेमर रूल जानना पड़ेगा। ये तीनों इक्वेशन पढ़ने में ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये तीन इक्वेशन उस जैसा ले ली, जैसे a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 3, d1 का वैल्यू 14। इस प्रकार से कंपेयर किया जा सकता है, सारे वैल्यू निकाले जा सकते हैं। अननोन क्या है, वैल्यू किसका निकालना है, तो एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो याद रखोगे कि अगर इक्वेशन ऐसे हो तो क्रेमर रूल के अनुसार कहा जाता है, बाय क्रेमर रूल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और जेड के लिए डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ये एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब इसमें वैल्यू तो इस फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन आखिर ये डेल्टा है क्या। एक्स में डेल्टा 1, वाई में डेल्टा 2, जेड में डेल्टा 3, और डिनोमिनेटर में बट्टा के नीचे डिनोमिनेटर में सब जगह डेल्टा आया हुआ है। तो ये चारों ही डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा, चारों ही डेल्टा
एक्चुअली में डिटर्मिनांट होता है। कितने ऑर्डर का डिटर्मिनांट? तो जितने वेरिएबल होंगे उतने ऑर्डर का डिटर्मिनांट। अगर 3 वेरिएबल हैं तो ये चारों ही 3 ऑर्डर डिटर्मिनांट है। 3 ऑर्डर डिटर्मिनांट का मतलब 9 मेंबर। अब वो 9 मेंबर कौन कौन होंगे वो देखा जाए। तो इसमें याद रखना है इस फार्मूला में वेयर डेल्टा एक डिटर्मिनांट होगा 3 ऑर्डर का, डेल्टा 1 भी डिटर्मिनांट होगा 3 ऑर्डर का, डेल्टा 2 भी, थ्री ऑर्डर डिटर्मिनांट, डेल्टा 3 3 ऑर्डर डिटर्मिनांट। अब इसमें देखा जाए कि मेंबर क्या क्या होंगे, कि इसमें कौन कौन मेंबर रहेगा। तो सबसे पहले ये याद रखें कि एक्चुअली में किसी भी इक्वेशन में 4 टर्म है, एक्स टर्म, वाई टर्म, जेड टर्म और ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग इन चारों टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग याद रखेंगे 4 डिटर्मिनांट। एक्स वाले डिटर्मिनांट का नाम डेल्टा 1, एक्स वाले डिटर्मिनांट का नाम डेल्टा 1 याद रखना है। वाई के लिए डिटर्मिनांट का नाम डेल्टा 2, जेड के डिटर्मिनांट का नाम डेल्टा 3 और सभी में जो डेल्टा आया हुआ है डिटर्मिनांट वो कहलाता है डिटर्मिनांट कांस्टेंट टर्म के लिए। यानी x का डिटर्मिनांट डेल्टा 1, y का डेल्टा 2, z का डेल्टा 3 और कांस्टेंट टर्म के लिए डिटर्मिनांट डेल्टा हो गया। अब ये जो चारों डिटर्मिनांट के मेंबर हैं वो क्या होंगे, तो पहले इसके लिए समझा जाए। जिस डिटर्मिनांट को लिखेंगे, जैसे कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनांट डेल्टा लिखेंगे, तो इस डेल्टा के अंदर यही सब कोफिशिएंट आएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 या d1 d2 d3। एक्स वाई जेड नहीं आएगा, वो तो वेरिएबल है, उसका तो वैल्यू ही निकालना है। ये जो कोफिशिएंट आए हुए हैं यही सब मेंबर यहाँ भरा जाना है। अब किसके अंदर कौन सा मेंबर होगा उसके लिए हम लोग को थोड़ा समझ लेना है। याद रखें, अगर कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनांट डेल्टा निकाल रहे हो, कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनांट डेल्टा, तो इसके अंदर ये खुद नहीं आएगा, ये खुद नहीं आएगा, इनके अलावे सब उतार दो। जैसे ये नहीं आएगा तो इसके अंदर आएगा ये और ये, तो ये मेंबर्स उसमें उतारा जाए। इसमें डेल्टा में आ गया, इसके लिए जो डिटर्मिनांट है उसमें a1 a2 a3, कॉलम 2 में b1 b2 b3, c1 c2 c3। जब डेल्टा लिखा गया इसके लिए कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनांट, तो उसमें खुद d नहीं आया, d के अलावे सारे नंबर आ गए। अगला नंबर है डेल्टा 1। डेल्टा 1 किसके लिए? x के लिए। तो x के लिए तो ये वाला नहीं आएगा, x के लिए अगर लिखना है तो a1 a2 a3 उसके अंदर नहीं आएगा। उतारने का पैटर्न डेल्टा के नज़रिए से रखो। जैसे ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आया, यही सब में उतारना है, लेकिन इसमें से जो भी गायब होगा उनके स्थान पर भरना है d1 d2 d3। जैसे डेल्टा 1 भरते समय फर्स्ट कॉलम में ये होता, लेकिन चूंकि हम डेल्टा 1 x वाला लिख रहे हैं तो ये गायब करें, इनके स्थान पर ये भरें d1 d2 d3। ये खुद गायब हुआ, उनके जगह आ गया d1 d2 d3। कॉलम नंबर 2 उतार दो, b1 b2 b3। कॉलम नंबर 3 भी उतार दो, c1 c2 c3। अब अगर हम डेल्टा 2 का चर्चा करें, डेल्टा 2 जो कि y के लिए है,
तो y वाले में y का कोफिशिएंट नहीं आएगा, b1 b2 b3 नहीं आएगा, लेकिन b1 b2 b3 के स्थान पर कौन आएगा, d1 d2 d3। तो फिर से उतारना शुरू करें। फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3, b1 b2 b3 तो नहीं लेना है, डेल्टा 2, तो b1 b2 b3 ना लेंगे, उनके जगह क्या लेंगे, d1 d2 d3, कॉलम नंबर 3 में उतार दें, c1 c2 c3। डेल्टा 3 के वैल्यू में ये खुद गायब रहेगा, इनके जगह आ जाएगा ये, तो उतारा जाए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड ये इनके स्थान पर वो दे देना। तो फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3, फिर सेकंड में b1 b2 b3, थर्ड कॉलम c1 c2 c3 गायब, वो उनके जगह d1 d2 d3। ये रूल ही कहलाता है क्रेमर्स रूल, या इसका एक सेकेंड नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। ये एक्स वाई जेड का वैल्यू इस फार्मूला से निकाल लेना है, लेकिन फार्मूला तो तब ना अप्लीकेबल होगा जब सबका वैल्यू आप निकाले रहोगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा सबका वैल्यू निकाल लेंगे, तभी तो वैल्यू एक्स वाई जेड का निकलेगा। इस फार्मूला में याद रखेंगे, चूँकि डेल्टा डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो ये एप्लीकेबल तब होता है जब डेल्टा नॉट जीरो, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये क्रेमर रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू आ पाएगा। तो ये तो फार्मूला ऐसा है। अब होगा क्या कि न्यूमेरिकल बनाते समय ये ना हो करके ऐसा नज़र आएगा, तो इनके लिए हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जैसे निकालें, उसके लिए भी सब कुछ निकाला जाए। तो पहले फार्मूला नहीं लगाना है, पहले आप चारों डेल्टा निकाल लें, उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हो गया, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर कहा जाए तो डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा यानी कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट, तो कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट में खुद कांस्टेंट गायब रहेगा, बाकी सब उतार दो। कॉलम 1 1 3 2 1 3 2, कॉलम 2 में 2 1 3, कॉलम 3 में 3 -1 -2। ये हुआ डेल्टा 1। डेल्टा 1 के वैल्यू में, डेल्टा 1 यानी x वाला डेल्टा, तो x वाले डेल्टा में x का कोफिशिएंट गायब रहेगा, तो जो गायब होगा उनके जगह वो कांस्टेंट देना है। तो ये वाला 1 3 2 ना दे के उनके जगह वो दे 14 2 2। ये हो गया। अब कॉलम नंबर 2 उतार दो, 2 1 3 3 -1 -2, डेल्टा 2 उतारा जाए, डेल्टा 2 यानी y वाला डेल्टा, तो y वाला डेल्टा में तो कॉलम 1 उतारो 1 3 2, y वाला गायब करके वो दे दो 14 2 2, z वाला उतार दे कोफिशिएंट 3 -1 -2, डेल्टा 3 में ये गायब होगा, तो कॉलम 1 उतारो 1 3 2 2 1 3 2 1 3। अब ये वाला के जगह पर ये रखा जाए 14 2 2। तो जो को फार्मूला बनाते समय 4 डेल्टा ऐसा था, वो न्यूमेरिकल बनाते समय इस क्वेश्चन के लिए 4 डेल्टा देखने में ऐसा है। तो वो एक्चुअली में यहाँ पर नंबर्स भरे हुए मिलेंगे, नंबर्स। अब आप 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सोल्व करना जानते हैं। अब वो सोल्व करने का तरीका या तो डायरेक्ट 2 ऑर्डर में तोड़ के बना दो, या मन है तो 2 जीरो तैयार करो प्रॉपर्टीज़ लगा करके, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ लगा के,
आप 2 जीरो ला दें तब आप आंसर लाएं, या डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि इनको सोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। मान ले जाए इनका वैल्यू मिल गया 5, 10, 15। कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इतना नहीं आएगा, ये तो हम गलत लिखे, ये बस हम प्रोसेस समझा रहे हैं। आप इन चारों का वैल्यू जब निकालेंगे एक्सपेंड करके तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे। अब मान लीजिए कि रिजल्ट अगर ऐसा आ गया तो जब एक बार चारों वैल्यू आ गया तो अब आपको यूज कर लेना है ये फार्मूला। तो यहाँ पर से हो जाएगा देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल x का फार्मूला हो गया कितना, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अब डेल्टा 1 का वैल्यू मान लीजिए 5, डेल्टा का वैल्यू 5, कट करके आंसर 1 आ गया। मान लीजिए y निकालना है तो वो डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 का वैल्यू मान लीजिए है 10 बाई 5, 2 आ गया। z का वैल्यू है डेल्टा 3 बाई डेल्टा, डेल्टा 3 का आंसर 15 बाई 5, तो आंसर आ गया क्रेमर रूल से 1, 2, 3। अब ये इतना नहीं आएगा, आप एक्चुअली में बना के देख लेंगे, जो भी आएगा आप जैसे मर्जी हो कुछ ना कुछ आएगा। जो आएगा फार्मूला ये लगा करके x, y, z तीनों वैल्यू निकाल लेना है। ये होता है हम लोग को क्रेमर रूल के अनुसार x, y, z का वैल्यू निकाल लेना। अब इसी में कुछ और बात हम लोग को जानना है, वो क्या बात है वो ध्यान दो। आप पढ़े हुए हैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, आप बुक से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन कम से कम बना लेंगे। उसके बाद आज जो अभी टॉपिक अब आगे बढ़ाने वाले हैं तो वो 5-6 क्वेश्चन बना लेने के बाद आपको आगे वाला जो बताने वाले हैं उसको ट्राई करना चाहिए। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके लिए दिखलाते हैं रूल्स। इसमें आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं इस तरह के इक्वेशन के लिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 केस बताया गया था। एक होता था कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, फिर एक होता था कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक और होता था केस इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन। उसी को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है ऐसे पेयर के लिए विरोधी, अविरोधी, आश्रित के नाम से। तो जो भी वहाँ पर पढ़ते थे क्लास 10 में कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जो भी रिजल्ट आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम से जो भी वहाँ पर पढ़े थे, इनके लिए वो इनके लिए भी वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो रूल है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का, वो सब डिस्कशन इसके अनुसार होना है, डेल्टा को ध्यान में रखते हुए, डिटरमिनेंट को ध्यान में रखते हुए। तो वो क्या होता था हम उस बात को थोड़ा लिखते हैं। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा गया इसको, ग्रुप ऑफ इक्वेशन को। ये तीनों मिला करके जो ग्रुप हुआ इक्वेशन का वो हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, इंग्लिश नाम के अनुसार अगर बताएं
तो इसको दो कैटेगरी में बताया जाता था, कंसिस्टेंट और एक और होता था इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन हो, हैविंग सॉल्यूशन, जिसमें आंसर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसमें आंसर ना होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन अगर हो तो उसके भी आप क्लास 10 में दो केस पढ़े कंसिस्टेंट होने पर, या तो एक आंसर होगा या अनेक आंसर होगा, या तो वन सॉल्यूशन यूनिक आंसर या मेनी सॉल्यूशन। तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, इसके भी दो कैटेगरी बना दिए गए। एक हो गया कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, है कंसिस्टेंट लेकिन यूनिक वाला, यूनिक सॉल्यूशन। और एक और होता है कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसमें रहेंगे। तो इसके लिए रूल्स क्या क्या होंगे उस बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। पहले तो क्लास 10 में जो पढ़ते थे उसको भी थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं। क्लास 10 में जो पढ़ते थे वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर ऐसा हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए इनका नाम होता था कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन का नाम वहाँ पढ़ते थे आप लोग ऐसे, जो हिंदी मीडियम से, इनका नाम कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका नाम वहाँ पढ़ाया गया था आपको आश्रित। इनकंसिस्टेंट यानी जिसमें आंसर ना हो, इनको वहाँ पर आप लोग कहते थे विरोधी। जिसमें आंसर नहीं हो वो विरोधी, जिसको हम लोग अब आदत लगाएंगे इनकंसिस्टेंट। जब एक आंसर होता था, यूनिक आंसर होता था, एक आंसर, तो उसको हम लोग कहते थे हिंदी मीडियम में अविरोधी। और ऐसे आप आदत लगा लें अब से, इसके बदले कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली में कंसिस्टेंट दो तरह के, एक आंसर यूनिक यानी एक, यूनिक यानी एक, और यहाँ हो गया आपका इनफाइनाइट। कंसिस्टेंट दो तरह के, जब आंसर होंगे तो दो तरह के, या तो एक आंसर, या तो एक आंसर या अनेक आंसर, एक आंसर या अनेक आंसर। अब ये वाला हिंदी मीडियम में नाम पढ़े हैं, इसके लिए कंडीशंस भी लिख देते हैं जो पहले आप पढ़ के आए हैं। इसमें आपका कंडीशन होता था कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन के लिए कहते थे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये होता था इसमें कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इनके लिए इसमें कंडीशन होता था a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 बाई c2। उसमें कंडीशन होता था a1 बाई a2
इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, चाहे वो आप बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से दिए हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, बस नाम में फ़र्क पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। तो ये हम लोग 2 वेरिएबल के लिए ऑलरेडी पहले से पढ़ के आए हैं, लेकिन अब का क्वेश्चन जो रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा। 2 वेरिएबल वाला तो मिलेगा, लेकिन अब एक और नया नंबर जुड़ गया z। यहाँ 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, अब है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो इनके लिए भी ये सब मैटर होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग अब इनके बारे में सीखेंगे कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा और कब वैसा होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है इनके लिए रूल। कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन का नियम है डेल्टा शुड नॉट बी 0, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। डेल्टा 0 ना हो, अगर इस क्वेश्चन का निकाल करके आ गया डेल्टा आपको 5, डेल्टा 5 आ गया, 5 आ गया यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आया। जैसे कि अभी एग्जाम्पल जो बताए थे उसमें डेल्टा कुछ 0 के अलावे आया था, तो अगर 0 के अलावे कुछ आया तो वैसा क्वेश्चन मानेंगे कंसिस्टेंट, जिसके कितने आंसर, एक आंसर, यूनिक आंसर। और वो यूनिक आंसर निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो क्रेमर रूल। क्रेमर रूल से वो यूनिक आंसर यानी XYZ का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट मेथड। इसमें क्या नियम होगा वो सुना जाए। इसके लिए कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो याद रखो इसमें सारा डेल्टा 0 होना चाहिए। जितने भी डेल्टा इस क्वेश्चन के हैं सब डेल्टा 0। ये हो गया ऑल डेल्टा 0। सारे डेल्टा जिसके 0 हो जाए उसमें कहेंगे कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में नहीं सॉल्यूशन। तो पुराना रूल ये था 2 वेरिएबल के लिए, नया रूल ये है। पुराना रूल इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये था 2 वेरिएबल में, अब नया रूल ये हो गया ऑल डेल्टा 0। इनके लिए भी देखा जाए नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन होता था, जबकि नया नियम के अनुसार कहेंगे डेल्टा 0 बट at least one of delta 1, delta 2 और delta 3 should not be 0। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट के लिए नियम क्या हुआ कि डेल्टा तो 0 रहना चाहिए, लेकिन बाकी जो डेल्टा है, 4 डेल्टा है, एक ये डेल्टा तो 0 रहे, लेकिन बाकी डेल्टा ऐसा हो डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 जो 0 न रहा। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉट 0। हो सकता है ये दोनों 0 रहा हो लेकिन वो 0 न रहे, तो ये केस हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है देख करके, ये तो क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये हो गया। उसके बाद मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये केस, नो सॉल्यूशन के लिए ये केस। आपको देख के लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है, अलग देख के लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये देखने में अलग होता है सेम मैटर। ये सारा रूल जो हम अभी लिखे हैं वो 3 ऑर्डर को ध्यान में रख के लिखे। अगर यही हम 2 ऑर्डर के अनुसार चलें तो डेल्टा निकालने का तरीका भी क्या बताया गया। डेल्टा निकालने का तरीका x का कोफिशिएंट से एक कॉलम, y कोफिशिएंट, z है तो z का भी है। यहाँ भी डेल्टा निकाला जाए, थोड़ा इस क्वेश्चन का डेल्टा निकालो
डेल्टा इस क्वेश्चन का टू ऑर्डर का टू वेरिएबल है तो टू ऑर्डर का बनेगा। तो फर्स्ट कॉलम हो गया कितना, A1 A2, सेकेंड कॉलम B1 B2, नॉट जीरो उतार दी। अब थोड़ा हम सोल्व करते हैं। A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये उतार दी। A1 B2 ये उधर ले जाओ तो नॉट इक्वल टू A2 B1। ऐसा करो, ये जब उधर ले गए A2 इधर डिवाइड में ले आओ और B2 को उधर डिवाइड में ले जाओ, तो ये A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये वाला मिला करके देखो, यही आया। क्लास 10 में ये डायरेक्ट रखते थे कि इनके लिए ये होता है, लेकिन यहाँ पर 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार ये तो याद रखोगे ही, लेकिन दिक्कत तब होगा टू ऑर्डर का अगर आगे तो बना सकते हो। अगर थ्री ऑर्डर वाला रहा क्वेश्चन, थ्री वेरिएबल वाला, तो ये तो C1 C2 C3 का इसमें इस्तेमाल हुआ नहीं, तो इसलिए वो इनका यूज़ करके बनाया जाता है, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। अगर टू ऑर्डर के लिए इसको तोड़ा जाए तो एक्चुअली में ये देखने में ऐसा है, लेकिन फाइनली वो सोल्व करने पर वही आ रहा है जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। सिमिलरली इसको भी सोल्व करने पर ये आ जाता है, इनको सोल्व करोगे तो वो आ जाता है। तो ये हो गया हम लोग को ये जानने का तरीका कि किसी दिए गए क्वेश्चन में कब एक आंसर होगा, कब आंसर नहीं होगा और कब मेनी आंसर होंगे। तो एक आंसर कब होगा, नया मेथड, जब डेल्टा नॉट जीरो। मेनी आंसर कब होंगे, जब ऑल डेल्टा जीरो। नो सॉल्यूशन का केस कब होगा, जब डेल्टा तो जीरो रहे लेकिन बाकी डेल्टा ऐसा हो कोई जो जीरो न रहा, तो वैसी स्थिति में हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी ऐसा क्वेश्चन तीन कैटेगरी में, कंसिस्टेंट खुद दो तरह का हो। कंसिस्टेंट का मतलब आंसर होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब आंसर ना होना चाहिए। अब जब आंसर रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो उसमें भी दो केस, या तो एक आंसर हो या अनेक आंसर हो। तो एक आंसर होने का तरीका, यूनिक होने का तरीका डेल्टा नॉट जीरो, और मेनी आंसर होने का तरीका ऑल डेल्टा जीरो। और नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो जीरो रहे लेकिन बाकी कोई डेल्टा ऐसा हो जो नॉट जीरो। तो जब कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो उस समय न्यूमेरिकल बनाते समय अगर नंबर फॉर्म में दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आप प्रयास करेंगे कि स्टार्ट करें, एक एक वैल्यू निकालना, डेल्टा से लेके चारों निकाला जाए एक एक करके। अब जैसे कि हमने मान लिख दिया किसी क्वेश्चन का डेल्टा आ गया 6, किसी क्वेश्चन में बनाते बनाते डेल्टा आ गया 6, तो मान सकते हो कि ये पढ़ने में ऐसा नॉट जीरो। तो नॉट जीरो तो ये कंफर्म हो गया कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये बना करके आ गया संयोग से जीरो, तो डेल्टा जीरो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पता न कंसिस्टेंट इनफाइनाइट का केस है कि नो सॉल्यूशन का केस है। तो डेल्टा जीरो आ गया, तो अब अगला डेल्टा निकाला जाए, डेल्टा 1। ये तब तक निकालना जब तक कि जीरो आना बंद नहीं हो। जैसे शुरू में ही जीरो ना आया, जीरो आना बंद हो गया शुरू में, तो यही कंफर्म हो गया कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर जीरो आ गया तो नेक्स्ट डेल्टा निकालो, डेल्टा 1 मान आ गया 5, डेल्टा 1 अगर 5 आ गया तो ये कह सकते हो कि डेल्टा तो जीरो है लेकिन कोई डेल्टा ऐसा है जो जीरो के अलावे नॉट जीरो, तो ये केस किसका हुआ, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। लेकिन संयोग से अगर ये भी जीरो आ गया तो ऐसी स्थिति में अब अगला डेल्टा निकालो, डेल्टा 2, मान लीजिए ये 8 आ गया,
तो ये अब कौन सा केस, डेल्टा तो जीरो लेकिन कोई डेल्टा ऐसा है जो नॉट जीरो, कोई डेल्टा ऐसा है जो नॉट जीरो, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर संयोग से ये भी जीरो आ गया, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, तो अब नेक्स्ट नंबर निकालो डेल्टा थ्री में आज आ गया 9, तो डेल्टा जीरो है लेकिन कोई डेल्टा ऐसा है जो नॉट जीरो है, तो ये सिचुएशन माना जाएगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर संयोग से ये भी जीरो आ गया, यानी कि सारा डेल्टा जीरो आ गया, अगर सारा डेल्टा जीरो आ गया तो कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करते समय हम लोग शुरुआत करेंगे डेल्टा से, अगर वो शुरू में ही आ गया ऐसा नॉट जीरो तो कंफर्म हो गया यूनिक सॉल्यूशन। तो एक एक करके सब निकालो, जिस समय जीरो आना बंद हो जाए उसी समय कंफर्म हो जाएगा कि वो केस यूनिक सॉल्यूशन का है कि नो सॉल्यूशन का है, और अगर सारे डेल्टा जीरो आ जाए तो उस समय का केस होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें कुछ और थ्योरी होता है जो हम अगले वाले क्लास में थोड़ा सा और बताएंगे, आज भर इसको इसी जगह स्टॉप कर रहे हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बना लेंगे, क्रेमर रूल पर बेस्ड क्वेश्चन XYZ का वैल्यू निकालो, और कुछ क्वेश्चन इस पर जिसको कहा जाता है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी यानी चेक करो कि दिया गया क्वेश्चन ऐसा या ऐसा, ऐसा या वैसा जो भी है वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन का केस है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है कि नो सॉल्यूशन का केस है। तो ये हम लोग को कंसिस्टेंसी चेक करना होता है। ये सारा बात दोबारा मैट्रिक्स मेथड से भी पढ़ना है, डिटर्मिनेंट से भी और मैट्रिक्स से भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।